हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होली। आज हम कवर करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा गवर्नर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर बंगाल में डायरकी लग गई। डायरकी का मतलब कि बंगाल में जो वहां के नवाब थे उनका भी राज चल रहा था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी राज कर रही थी, यानी कि दोनों मिलके राज कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जहां से जो बंगाल के गवर्नर थे अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। अब इसमें डिफरेंस क्या है गवर्नर और गवर्नर जनरल में? जब तक ये बंगाल के गवर्नर थे इनके पास पावर्स जो थी वो कम थी एज कंपेयर टू गवर्नर जनरल। अब जब ये गवर्नर जनरल हो गए तो पूरी तरीके से पावर इनके हाथ में थी बंगाल की। ठीक है, और जो डायरकी थी बंगाल में वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एबॉलिश कर दी गई, एंड कर दी गई। ठीक है, अब पूरी तरीके से बंगाल में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जिनका टाइम पीरियड था 1773 से लेके 1785 तक। ठीक है, ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उसके बाद इन्हीं के समय पे क्या हुए, एक सबसे पहले किया गया जो रेगुलेटिंग एक्ट में था उसका एक प्रावधान था क्या? सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि स्टैब्लिशमेंट करना। ठीक है, तो कोलकाता में क्या हुआ कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया अंडर किसके? अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था? चीफ जस्टिस थे इनके एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के अंडर में 3 और जस्टिस थे। जैसे आप अभी देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट में भाई सिर्फ एक जज की तो बेंच होती नहीं, 5 जज, 7 जज, 11 जज, ऐसे इनकी बेंचेस होती हैं। तो एलिजा इम्पे इसमें चीफ जस्टिस थे, इसके साथ इनके 3 और सहयोगी या 3 और जो है जस्टिस थे, जो कि कौन कौन से थे? एक चैम्बर्स जिनका नाम था, एक का नाम लिमस्टर था और एक थे हाइट। ठीक है, ये 3 जज भी इनके साथ थे। वॉरेन हेस्टिंग को फादर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, कैलकाटा में अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद फिर अब हम देखते हैं इनके कारनामे जो जो इन्होंने किया। ठीक है, तो ट्रीटी विथ सुजाउद्दौला यानी कि ट्रीटी ऑफ बनारस जो कि 1773 में हुआ। ये ट्रीटी हुई थी इनकी राजा चैत सिंह के साथ। राजा चैत सिंह के साथ इनका क्या था कि एक वॉर थी जिसके थ्रू इनको जो है इन्होंने चैत सिंह को हराया था, और इनको था कि वॉरेन हेस्टिंग को था कि उनको जो है 2000 कैवेलरी मैन यानी कि हॉर्समैन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये चैत सिंह से बोलते हैं कि हमको आप एज अ कंपनसेशन 2000 हॉर्समैन दीजिए, कैवेलरी मैन दीजिए। ठीक है, घुड़सवार यानी कि। ठीक, तो उस समय तो राजा चैत सिंह तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम देंगे, लेकिन बाद में वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में वो 2000 उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल लगता है, तो बोलते हैं इसका कुछ नंबर कम करिए। तो वो 1000 बोल देते हैं वॉरेन हेस्टिंग कि ठीक है तुम 1000 तक हमें दो, 1000 जो है घुड़सवार हमें चाहिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो ये उस टाइम पीरियड के अंदर 1000 मतलब घुड़सवार भी नहीं कर पाते हैं चैत सिंह, तो वो जो है 500 जो है कैवलरी मैन यानी घुड़सवार और 500 वो इन्फेंट्री यानी जो पैदल सेना रहती है उसका अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग इस चीज से काफी नाराज हो जाता है कि भाई हमें तुमने इतना बोला था और मुझे उतना चाहिए। राजा चैत सिंह उनसे काफी पोलाइटली बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो फिर फाइनली चैत सिंह जो है वो छोड़ के बनारस वो ग्वालियर भाग जाते हैं, और फिर ये वॉरेन हेस्टिंग अपने हिसाब से उनका भतीजा जो है बनारस की गद्दी पे बैठा के उनकी जगह पे, और ये जो है ट्रीटी ऑफ बनारस करते हैं, और उसमें फिर वो जो उनका भतीजा रहता है वो इनकी सारी मांगे जो रहता है वो पूरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका ट्रीटी ऑफ बनारस हो गई राजा चैत सिंह के साथ इनका जो भी रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है रोहिल्ला वार जो कि 1774 में हुई थी, और इसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ फैजाबाद।
ठीक है। देखिए क्या होता है कि काफी सारे वॉर लड़ने के बाद वॉरेन हेस्टिंग के पास अब, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बोलिए या वॉरेन हेस्टिंग जो भी कहिए, इनके पास अब पैसे की काफी कमी आ जाती है। क्योंकि आप वॉर अगर करते हैं तो आपका भी, अगर आप लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी भी जन धन की हानि होगी। ठीक है, तो इनके पास अब पैसे बचे नहीं थे, तो वॉरेन हेस्टिंग को था कि कहीं से भी इनको पैसे निकालने थे। ठीक है, तो अब ये रोहिल्ला वार होता है 1774 में। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि रोहिल खंड एक जगह थी, ठीक है, जिसके जो राजा थे वो थे रहमत अली। तो बंगाल के साथ जो है रोहिल खंड की एक ट्रीटी रहती है कि जब भी रोहिल खंड पे मराठा क्या रहते हैं, वो रोहिल खंड पे कंटिन्यूअसली मतलब अटैक करते रहते हैं। तो रोहिल खंड के जो राजा थे रहमत अली, इनका बंगाल के नवाब के साथ ये ट्रीटी रहती है कि जब भी मराठा मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जब मराठा इनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, तो ये जो है जाते हैं, ये बंगाल से हेल्प मांगते हैं। ठीक है, रोहिल मतलब रहमत अली इनसे हेल्प मांगते हैं। तो इसमें जो है बंगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग से मदद मांगते हैं कि वहां पे हमें ऐसा कुछ करना है, रोहिल खंड को हेल्प करना है, तो आप भी मेरी हेल्प करिए इस चीज में। तो जो ये रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग, ये इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनको कुल मिला के पैसे चाहिए होते हैं और ये हेल्प करने पे इनको भी कंपनसेशन मिलता, सॉरी इनको भी कुछ ना कुछ भाई रिवॉर्ड मिलता ही मिलता। तो ये जो है इन लोगों का फिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर ये लोग जाते हैं, ये लोग, लेकिन फिर मराठा क्या करते, अटैक करते नहीं है और मतलब कि वॉर एग्जैक्टली वॉर होती नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है अब ये लोग कंपनसेशन मांगते हैं 40 lakhs का। ठीक है, इनसे रहमत अली से, जो कि वो देने से मना कर देते क्योंकि उनका रहता है कि ऐसी कोई वॉर हुई नहीं तो हम आपको किस बात का कंपनसेशन दें। ठीक है, तो लेकिन फिर इन लोगों का रहता है कि नहीं हमें तो चाहिए ही। उसके बाद फिर क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग और ये बंगाल के जो नवाब रहते हैं, ये दोनों मिलके, इनको लगता है कि यार वो तो वैसे भी मराठा ले ही लेंगे रोहिल खंड को, तो क्यों ना हम उसको अपने अंडर में कर ले। तो ये लोग जो है फिर रोहिल्ला वॉर छेड़ देते हैं। फिर रोहिल्ला वॉर होता है 1774 में। ठीक है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ फैजाबाद होती है, जिसके अंडर रहमत जो रोहिल खंड था उसको भी बंगाल में मिला लिया जाता है, इन्हीं के साम्राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो है उनको 40 lakhs का कंपनसेशन भी देना पड़ता है जो है वॉरेन हेस्टिंग को। उसके बाद होता है फर्स्ट मराठा वॉर। ठीक है, अब फर्स्ट मराठा वॉर होता है जो कि होता है 1775 से 82 तक, जिसमें होता है क्या, ट्रीटी ऑफ सलवाई होती है 1782 में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंड मैसूर वॉर। ठीक है, सेकेंड मैसूर वॉर जिसका टाइम पीरियड रहता है 1780 से लेके 84 तक। इसमें होती है ट्रीटी ऑफ मंगलौर। ठीक है, इसके पहले जो फर्स्ट मैसूर वॉर था उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है और इसमें ट्रीटी ऑफ मंगलौर होता है। ठीक है, सेकेंड मैसूर वॉर क्या, हैदर अली जो कि 82 में उनकी डेथ हो जाती है, फिर इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं उनके बेटे टीपू सुल्तान। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ मंगलौर होती है 1782 में। इन सब वॉर के बारे में हम अलग से एक अलग वीडियो में इन सब वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं बेगम ऑफ औध अफेयर, जो कि हुआ था 1782 में। ठीक है, इसमें भी यही रहता है कि वॉरेन हेस्टिंग को पैसे चाहिए होते हैं और वो जो बेगम रहती हैं औध की, उनसे जो है ये इसमें डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। वो जो बंगाल के नवाब रहते हैं उनको उकसाते हैं, ठीक है, बेगम के अगेंस्ट जाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी इनको फिर अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इसमें भी रहते हैं। फिर एक होता है नंद कुमार एपिसोड, जिसमें कि नंद कुमार इनके अगेंस्ट जाते हैं, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं, एलिजा इम्पे की मदद से, एलिजा इम्पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं कि एलिजा इम्पे की मदद से नंद कुमार को फांसी दिलवा देते हैं। ठीक है, पहली बार किसी को फांसी दी गई थी नंद कुमार को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में, यानी कि अभी तक में, तो नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद फिर इनका फाइनली टाइम पीरियड 1785 में खत्म होता है। इनको वापस बुला लिया जाता है ब्रिटेन और वहां पे इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलती है। ठीक है, इनके ऊपर काफी सारे केसेस चलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होती है, जिसमें इनके अगेंस्ट में जो रहते हैं वो एडमंड बर्क, जेम्स फॉक्स, ठीक है, और गिलबर्ट इलियट, ये सब इनके अगेंस्ट में रहते हैं।
लेकिन इनके साथ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लेकिन जो इनको डिफेंड करते हैं उसमें रहते हैं एडवर्ड लॉ, ठीक, प्लमर एंड डल्लास। और फाइनली ये क्या होते हैं, इस चीज से एक्विटेड, यानी कि ये इससे बाहर निकल आते हैं बिना, काफी सारे इनके ऊपर एटलीस्ट 20 केसेस चलते हैं और ये सबसे बरी हो जाते हैं। इनके ऊपर फाइनली कुछ नहीं होता, कोई केस, कोई सजा वजा नहीं होती है इनको, ठीक है, ये उन सब चीजों से बरी हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक इनके टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय वॉरेन हेस्टिंग एंड सर विलियम जोन्स। तो फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो इनके टाइम पीरियड में हुई, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सर विलियम जोन्स को, 1784 में हुई, ठीक है। और हेस्टिंग को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जुडिशियल डेथ, ठीक है। इनको इंडिया में जुडिशरी का भी फादर बोला जाता है और इनको फादर ऑफ जुडिशियल डेथ भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एमपी की मदद से नंद कुमार को, जो कि एक निर्दोष थे, उसके बाद भी उनको फांसी दिलवाई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 93, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, थर्ड मैसूर वॉर होता है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1790 से लेके 92, थर्ड मैसूर वॉर। और थर्ड मैसूर वॉर में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम 1792 में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम, ये भी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में होता है। फिर ये इंट्रोड्यूस करते हैं 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। इसके पहले भी काफी सारे सेटलमेंट, यानी कि रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने का कोई सही तरीका था नहीं, जो जैसे जहां मन वैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा था, तो अब ये क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ले आते हैं 1793 में, जो लागू होता है कहाँ कहाँ पे, बंगाल एंड बिहार में, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू ये अब रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक फेमस है परमानेंट सेटलमेंट का सनसेट लॉ, ठीक है, ये सब हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, ओके। अभी पे बस इतना ही इस वीडियो में। फिर आता है हमारे पास इनके टाइम पीरियड पे एक संस्कृत कॉलेज इन बनारस, जो कि खोला गया जोनाथन डंकन के द्वारा 1792 में, ठीक है, किसके द्वारा खोला गया, जोनाथन डंकन के द्वारा, संस्कृत कॉलेज इन बनारस में। एंड फिर इन्होंने क्या किया, रिफॉर्म किया जुडिशरी में, यानी कि अभी क्या था कि सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ही था, ठीक है। अभी क्या था कि बस एक वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कि बस एक सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया, रिफॉर्म किया, और इन्होंने कुछ सेवरल कोर्ट एक डिफरेंट लेवल पे, यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट हो गया, और एक उससे भी नीचे यानी कि पंचायती लेवल पे कोर्ट हो गए, मतलब इस तरीके से लेवल बाय लेवल भी इन्होंने कई सारे कोर्ट सेटअप किए। उसके बाद फिर क्या होता है कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी को एक दूसरे से अलग किया। इसको कॉर्नवालिस कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। ये काम इन्होंने 1793 में किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बैन ऑन स्लेव ट्रेड इन 1789 में इन्होंने स्लेव ट्रेड 1789 में इन्होंने स्लेव ट्रेड पे बैन किया, ठीक है। स्लेवरी बैन होगी हमारी 1843 में, वो अभी बैन नहीं होगी, ठीक है। अभी क्या इन्होंने जस्ट स्लेव ट्रेड जो होता था वो बैन किया, दासों का जो व्यापार किया जाता था, बेचा जाता था, उन्हें खरीदा जाता था, बस वो बैन किया था, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, यानी कि इन्हीं के टाइम से सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम जो अभी होता है, ठीक है, यूपीएससी, वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड जो पुलिस सर्विसेज होता है, यानी कि आईएएस और आईपीएस का जो एग्जाम होता है, वो इन्हीं के टाइम पीरियड से शुरू हुआ था, यानी कि इन्होंने ही शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड पुलिस सर्विसेज ऑल्सो। ये एक ऐसे पहले और आखिरी गवर्नर जनरल है जिनका की ग्रेव, जिनका मसोलियन कहाँ पे है, इंडिया में है, और इंडिया में कहाँ पे है, वो गाजीपुर में है, ठीक है। मसोलियन ऑफ कॉर्नवालिस कहाँ पे है, गाजीपुर में है, गाजीपुर इंडिया, ठीक है। ये एक फर्स्ट एंड लास्ट है जिनका की मसोलियन कहाँ पे है, इंडिया में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल। अब इसके अगले वीडियो में है हम बाकी के गवर्नर जनरल यानी कि सर जॉन सोर, वेलेजली, इन सब के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।